बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। हमारे इस खास बुलेटिन में देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर पर बातचीत करेंगे। शहर शहर से हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे अपडेट लेंगे। रिपोर्टर्स लाइव में सबसे पहले रुख करेंगे चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर का। हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगहों की तमाम बड़ी खबरों से ईशा अवगत कराएंगी। ईशा तमाम जानकारियां दर्शकों को देंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में थोड़ी देर में ही हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें कई अहम फैसले मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक आज बुलाई गई है उसमें लिया जा सकता है। जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो यही है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्हें जो सरकारी आवास चंडीगढ़ में अलॉट किया गया है उसकी जो बकाया राशि थी जो फिलहाल पे नहीं की गई है, उसमें करीब करीब 16 लाख जो राशि है उसे माफ करने का प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है और सरकार की तरफ से उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में लाए जाएंगे। तो हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या क्या अहम फैसले हरियाणा की नायब सैनी सरकार लेती है और उसके बाद क्या मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी देते हैं या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। एशियाई खेलों की जानकारी उन्होंने दी है। उनका कहना है कि पंजाब एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। हॉकी जो टूर्नामेंट होंगे इसकी मेजबानी पंजाब इस बार करेगा। उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। लेकिन अभी जो पंजाब की सियासत जिस खबर को लेकर इस वक्त उफान पर है वो है गगनदीप सिंह रंधावा, जो कि पंजाब वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे। शनिवार को उन्होंने सल्फास की गोली खा के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने पंजाब के परिवहन मंत्री, जिनके पास जेल विभाग भी है, लालजीत सिंह भुल्लर पर आरोप लगाए थे। कई उन्होंने संगीन आरोप लगाए और इस मामले को लेकर देखिए जिस तरीके से संसद में भी ये मामला उठा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पंजाब की सभी सांसद लिख के देते हैं तो सीबीआई को ये मामला सौंप दिया जाएगा। सीबीआई को मामला सौंपने से ठीक पहले पंजाब पुलिस ने लालजीत सिंह भुल्लर को मंडी गोविंदगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। आज ही थोड़ी ही देर में लालजीत सिंह भुल्लर की कोर्ट में पेशी की जाएगी। वहीं परिवार की अगर बात करें तो परिवार फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए मान चुका है। थोड़ी देर में जो शव का पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा और इसके बाद माना जा रहा है कि 2 बजे के करीब जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। लेकिन परिवार अभी भी सीबीआई जांच की मांग में डटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखना है, देखिए, शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उनकी तरफ से एक ही सांसद लोकसभा में है, वो है हरसिमरत कौर बादल। उन्होंने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की 7 सांसदों में से 4 सांसदों ने फिलहाल पत्र भेजा है। अभी 3 सांसद रहते हैं और राज्यसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा के जो तमाम सांसद है वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में उनकी तरफ से फिलहाल पत्र नहीं लिखा गया है। देखना यही कि आने वाले दिनों में क्या सभी सांसद एकजुट होकर पत्र लिखते हैं और क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपता है या नहीं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि पंजाब चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। आम आदमी पार्टी जो लगातार ईमानदारी के तौर पर कहती है कि वो एक ईमानदार पार्टी है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप बिल्कुल लगातार ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाली एक पार्टी दिल्ली में भी इसी तरीके की भ्रष्टाचार की जद में आके पार्टी का जो हर्ष हुआ हमने देखा। हालांकि अभी फिर से शराब नीति घोटाले और उसकी तहकीकात अभी जारी है, कोर्ट में ये मामला फिर से गया है। दूसरी तरफ पंजाब में भी भ्रष्टाचार का ऐसा प्रकरण सामने आया और अब निश्चित इस मामले पर राजनीति तो हो रही है। लेकिन ईशा, विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में अगर आम जनमानस के मन को टटोलने की अगर बात करें तो आम जनता में इस प्रकरण के सामने आने के बाद किस तरीके का रुख नजर आ रहा है? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें भी कई बातें निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से 21 तारीख को गगनदीप सिंह रंधावा ने सुबह के वक्त सल्फास की गोली खाई, उसके बाद उनकी जो पोस्ट है उनकी तरफ से एक वीडियो बनाया गया था जो अपने परिचितों को उन्होंने भेजा था, उससे सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ। विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से भी उस वीडियो को शेयर किया गया और
यहाँ पर जब वो वीडियो शेयर हुआ और गगनदीप सिंह रंधावा की मौत हुई, उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए लालजीत सिंह भुल्लर अभी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस्तीफा उनसे मान सरकार ने लिया नहीं, बल्कि नैतिक आधार पर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। दूसरी तरफ अगर बीते कल की बात करें, बीते शाम अमृतसर पुलिस की तरफ से कहा गया कि फतेहगढ़ पुलिस के सहयोग के साथ उन्होंने मंडी गोविंदगढ़ से लालजीत सिंह भुल्लर को अरेस्ट किया। लेकिन अरेस्ट होने के तुरंत बाद ही फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, ये दावा वो कर रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये विरोधाभास भी बयानों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार जो दावा कर रही है कि अरेस्ट किया गया और इस्तीफा लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लालजीत सिंह भुल्लर ये कह रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। बिल्कुल, भुल्लर ने इस प्रकरण के ठीक सामने आने के बाद ईशा आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि मुझसे मेरा इस्तीफा ले ले। नैतिक तौर पर वो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि मेरी सरकार में इस घटना की जांच होगी और जो सरकार है आम आदमी पार्टी की वो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है, तो जांच की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जब विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ऐसे में मान सरकार और उनके नेता के बीच, उनके मंत्री के बीच बयानों का ये विरोधाभास और विपक्ष का एकजुट होना निश्चित ही इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को खरोच जरूर लगाएगा। कितना और कैसे, ये देखने वाली बात होगी। क्या समय रहते विपक्ष के दबाव में ही सही सीबीआई को ये जांच सौंपी जाती है या फिर इसी तरीके से लीपापोती इस पूरे मामले पर जारी रहेगी, ये देखना होगा। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी अजहर हुसैन हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों की अगर बात करें तो आज क्या बड़ी खबरें हैं इस राज्य से? की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक हादसा का न थमने वाला सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आज सुबह जो है एक इको गाड़ी जो है जो स्कूल से जो है माहौर की तरफ जा रही थी, तो मरनकोट एक जगह है, तो यहाँ पे इसका हादसा पेश आता है। ड्राइवर के काबू से बाहर होके गहरी खाई में गिरती है और इस मौके पे जो है, हालांकि इस एक्सीडेंट के दौरान 2 व्यक्तियों की मौके पे ही यहाँ पे डेथ होती है। अन्य जो बाकी घायल लोग होते हैं इनको तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें से 2 की और मृत्यु होती है। तो टोटल इस हादसे के बाद में 4 की अभी तक मृत्यु हुई है और अन्य 2 अभी भी जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं और इनका बाकायदा तौर पे अभी इलाज चल रहा है। लेकिन इस हादसे के बाद में कहीं ना कहीं इस इलाके में काफी जो है रंजो गम का माहौल जो है वो बरपा हुआ है। हमने देखा कि बीते दिन भी काफी सारे ट्रैफिक हादसा जो है वो रोनमा हुए हैं, पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और साउथ कश्मीर के काजीगुंड इलाके में भी एक जो पैसेंजर तवेरा गाड़ी थी, यहाँ पे इसको भी ट्रैफिक जो है एक्सीडेंट पेश आता है और जिसके नतीजे में उसमें सवार तकरीबन 8 मुसाफिरों को गंभीर चोटें आती हैं और इसमें से एक कमसिन बच्ची भी वो भी जो है घायल हो जाती है। हालांकि इनको आनन फानन यहाँ से रेस्क्यू करके फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इस हादसे के बाद में भी इनको यहाँ पे इलाज चल रहा है। दूसरा एक्सीडेंट जो हुआ था वो कुलगाम में एक जो बाइक वाहन चालक था इसको पेश आया और जिसमें सवार जो 2 व्यक्ति थे इनको भी गंभीर चोटें आई है। हालांकि इनको भी के मुताबिक इनको भी क्रिटिकल हालत में यहाँ से फिर श्रीनगर रेफर किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके से या पूरे इस ट्रैफिक हादसा का जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया कि ना थमने वाला सिलसिला पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, जीएमसी जो जम्मू है यहाँ पे नॉन गेजेटेड जो मुलाजमीन है एक बार फिर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि इनका जो वेतन था, जो 2.5 दिन का वेतन था जो इनके 1991 से चल रहा था, जिसमें इनके ऑफ ड्यूटी से इनको 2.5 दिन का जो वेतन है वो मिल रहा था, उसका बंद होना इन्होंने सरकार के खिलाफ यहाँ पे आलोचनाएं शुरू कर दी है। इन्होंने फिर से सरकार से अपील की कि इनके जो 2.5 दिन का जो ये वेतन है ये इसको फिर से बहाल किया जाए और ताकि ये जो है दोबारा अपना काम ज्वाइन करे। लेकिन आज सुबह से ही ये जीएमसी के अहाते में जमा हुए तमाम जितने भी नॉन गेजेटेड जो मुलाजमीन है ये इन्होंने एक बार फिर प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं सरकार को जागरूक किया कि वो इनके जो मुतालबात है या जो उनके डिमांड है वो फुलफिल करे। तीसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर में बदलता हुआ मौसम वो साफ तौर पे दिख रहा है। अगर सुबह पे जो है खिली धूप होती है, लेकिन 2 बजे के बाद जो है बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ऊपरी इलाके, पहाड़ी क्षेत्रीय इलाके, चाहे पीरपंजाल, हिमालय या हम
लेह रोड की बात करें तो यहाँ पे लगातार बर्फबारी देखने को मिल पा रही है। जो 4 दिन से जो लेह श्रीनगर रोड जो था, जो बर्फ के कारण जो बंद पड़ा था, आखिरकार 4 दिन के बाद इसको फिर से दोबारा खोल लिया गया है, क्योंकि जोजिला पास के पास जो बर्फबारी हुई थी और उसके बाद में जो फिसलन हुई थी, तो प्रशासन ने एहतियाती तौर पे यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था और यहाँ पे ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया था। और बिल आखिर जो है आज 4 दिन के बाद इस ट्रैफिक को यहाँ पे रिज्यूम कर दिया गया है। आज से यहाँ पे श्रीनगर जो लेह रोड है इसको दोबारा रिओपन किया गया। लेकिन दूसरी जानब से मौसम विभाग ने फिर से प्रेडिक्ट किया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुए आज शाम से फिर से मौसम में जो है चेंजेस देखने को मिल सकती है। फिर से एक बार फिर भीषण बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिल पाएगी। फिलहाल इस मौसम को लेकर भी किसान जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीजन जो है किसानों का सीजन चल रहा है। जो पेड़ के जो माफ कीजिएगा जो सेब के पेड़ हैं उनमें फूल के जो शगुफे हैं वो निकल आए हैं और इसमें जो है आज का जो सीजन है वो स्प्रे का सीजन है। तो इस मामले में किसान भी इस मौसम को लेके काफी खुश नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की ये तमाम बड़ी खबरें थी। अजहर, मौसम की जरा और बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग पहाड़ी राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से एक चेतावनी और एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि पर्यटकों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, लेकिन अगर बात करें मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी की, तो क्या जम्मू कश्मीर को लेकर भी किसी तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है, या फिर जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से जिस तरीके से बर्फबारी और बारिश होती है ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे? पर्यटन का भी जिक्र करना चाहेंगे और किसानों की बात तो आपने खैर की। पर्यटन और मौसम विभाग की तरफ से जो अगर एडवाइजरी कुछ जारी की गई है इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। लगातार हमने देखा कि बीते सर्दियों के दिनों में जब भी विंटर चल रहा था तो जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही थी पूरे घाटी में, उस प्रकार से बर्फबारी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से किसान भी काफी परेशान नजर आ रहे थे। तो किसानों का उस समय मानना था कि अगर बर्फबारी इस सीजन में नहीं होती तो आने वाले दिनों में यानी सीजन वाले दिनों में पानी की समस्या हो सकती है। तो लेकिन दूसरी जानिब से जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, जो अप्रैल 2024 में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में जो टूरिस्टों का जो फुटफॉल जो काफ़ी कम हुआ था, लेकिन उसके बाद में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी काविशें की कि इसको दोबारा से जो है रिबिल्ड किया जाए, रिवाइव किया जाए, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो आ जाए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रिसेंटली हमने देखा कि ट्यूलिप गार्डन को भी रीओपन किया गया और कई एक डेस्टिनेशन जो तकरीबन 15-16 के करीब जो डेस्टिनेशन थी जो सिक्योरिटी रीजन को बंद किया गया था, आखिरकार एलजी मनोज सिन्हा ने जब पूरी तरीके से समीक्षा की, सिक्योरिटी का रिव्यू लिया, बिलाखिर उनको भी खोल लिया गया। मुद्दा और मकसद यही था, चाहे एलजी प्रशासन की ओर से या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की ओर से, कि जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, उनको दोबारा जो है रिवाइज किया जाए, ताकि यहाँ पे एक बार फिर जो टूरिज्म का जो फुटफॉल है वो फिर से रिवाइव हो जाए। तो इसी सिलसिले में ट्यूलिप गार्डन को भी ओपन किया गया था। आज की डेट में भी काफ़ी सारी ऐसी डेस्टिनेशन है जिनको फिलहाल ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन जो है उनको क्लोज किया गया है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से पूरी तरीके से आश्वासन दिया गया है कि जो ही सिक्योरिटी की क्लियरेंस हो जाएगी इन जगहों पे, तो दोबारा से जो है इन पर्यटन स्थलों को दोबारा से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां सामान्य है। वो बर्फबारी जिसकी लोगों को उम्मीद थी, जिसके लिए लोग परेशान थे, वो बर्फबारी अब वहां देखी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से आगामी चंद दिनों के लिए भी इस तरीके की परिस्थिति की जानकारी दी गई है। जहां देश के अन्य राज्यों में, अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में रबी की फसल को नुकसान हुआ है और किसान वहां परेशान है, जम्मू कश्मीर के किसान कहीं ना कहीं मौसम के बदलते रुख से संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। रिपोर्टर्स लाइव में एक बार फिर ईशा का रुख करते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ बनी हुई है। ईशा, आज जैसा कि आप जानकारी दे रही थी, मुख्यमंत्री सैनी की एक अहम बैठक होने वाली है, तमाम बड़े फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट की इस बैठक से पहले चर्चा किन मुद्दों को लेकर हो रही है, कौन कौन से वो अहम फैसले हो सकते हैं जो आज की इस बैठक में सैनी सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं, जिस पर नजर बनी रहेगी? बिल्कुल, जो चर्चा का विषय आज बना हुआ है वो यही है कि इस कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव आएगा जिसमें लाया जाएगा कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ जो बकाया राशि बनती है करीब 16 लाख की, जो उन्हें सरकारी आवास यहाँ पर दिया गया है लेकिन उन्होंने वो खाली नहीं किया था, और उस बकाया राशि को कहीं ना कहीं जो नायब सैनी सरकार है वो माफ कर सकती है। ये प्रस्ताव इसलिए चर्चा का विषय यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि राज्यसभा चुनाव हाल ही में फिलहाल संपन्न हुए हैं। उसको लेकर देखिए अभी भी तकरार
यहाँ पर दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनमें आपस में बनी हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 महीने के भीतर कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2028 में 2 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की, और पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी की रहेगी कि दोनों सीटों पर जो है जीत हासिल की जा सके। और यहाँ पर लगातार चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस आला कमान हो, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके विधायकों को खरीदने की यहाँ पर कोशिश की गई। 25-25 करोड़ का ऑफर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इस तरीके के आरोपों के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ी राहत हरियाणा सरकार की तरफ से देना एक अपने आप में ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन ये देखना है कि ये प्रस्ताव जो कैबिनेट की आज की बैठक में लाया जाएगा, क्या उस पर चर्चा होती है या नहीं होती है। इसके अलावा देखिए, कई स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की जो संख्या है वो कम है, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जाए, उसके नियमों में भी संशोधन आज की बैठक में लिया जा सकता है। इसके अलावा अन्य जो फैसले हैं वो भी लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक देखिए शुरू हो चुकी है। नायब सिंह सैनी बिल्कुल ईशा, नजर बनाए रखिए उन तमाम बड़े फैसलों पर जो आज की इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। और आवास को लेकर जो बकाया है उसको माफ करने का जहां तक सवाल है, निश्चित विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा हरियाणा में। ऐसे में देखना होगा कि ये प्रस्ताव बैठक में पास होता है या नहीं। आगे रुख करेंगे, देहरादून से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, अगर उत्तराखंड की बात करें, तमाम बड़ी खबरें, साथ ही मौसम का जिक्र जरूर कीजिएगा। मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से कई तरह की खबरें सामने आ रही है। देखिए, अगर उत्तराखंड की बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में धामी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल पूरे होने को लेकर जो विकास कार्य हैं उनको कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से जिस तरीके से साझा किया, उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में कई सारे ऐतिहासिक कार्य जो है हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। उसमें जिस तरीके से यूसीसी का जिक्र उन्होंने कहा कि यूसीसी जो है लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना, धर्मांतरण कानून बनाया गया, नकल विरोधी कानून बनाए गए, साथ ही और भी कई सारे विकास कार्य जो है वो हुए हैं। उसको लेकर अब ये देखा जा रहा है कि 2027 के अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर पूरी तैयारी भाजपा की ओर से किए गए हैं, क्योंकि वो इस तरह से भी देखे जा रहे हैं कि एक तरफ जिस तरीके से सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, उसके साथ साथ जो पूरी कैबिनेट है वो भी सरकार की पूरी तैयार हो चुकी है। और अब ये माना जा रहा है कि अब जो है भाजपा सरकार जो है वो जनता के बीच जाकर जो राज्य सरकार के जो विकास कार्य हैं, केंद्र सरकार के जो कामकाज हैं, उनको अब जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही जो बचे हुए काम हैं वो इस साल जो चुनावी साल है 2026 का, वो इस साल पूरा करने की पूरी कोशिश जो है वो रहेगी। उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। और विपक्ष जिस तरीके से जो सवाल उठा रहा था कि जो है धामी सरकार जो है अपने पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी, उसके साथ ही जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो सरकार पूरा नहीं कर पाएगी, तो इन दोनों पर जो है जिस तरीके से अब मोहर लग चुकी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, 4 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार अब आगे जो है वो काम करेगी। उसके साथ ही जिस तरीके से विपक्ष भी 4 सालों को लेकर जिस तो सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट जिस तरीके से जो कैग में आई है, कैग रिपोर्ट में इन 4 सालों में जिस तरीके से जो कुपोषण के शिकार जिस तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिला है, 10 से जो 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है कुपोषण में, और साथ ही 15 से 50 साल के उम्र के लोगों में भी ये देखा गया है कि काफ़ी लोग कुपोषित जो है वो पाए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश में चल रही है। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से पलायन आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि लगातार जो है उत्तराखंड से पलायन जो है बदस्तूर जारी है और जिस तरीके से जो पलायन आयोग सरकार की ओर से बनाया गया था उस पर कोई बेहतर कार्य जो है वो नहीं किया गया। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि विपक्ष भी तल्ख तेवर जो है वो अपना रहा है और लगातार सरकार पर निशाना
साध रहा है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने 27 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, खासतौर पर जो उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है, जिसमें जिस तरीके से जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। जिस तरीके से जो पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते ये देखा जा रहा है कि जो ऊंचाई वाले इलाकों में जो बर्फबारी और बारिश हो रही है उससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी जिस तरीके से जो मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी जिस तरीके से जो बढ़ रही थी उसमें थोड़ा सा कमी जो है वो देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के चलते जो है इसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से जो ठंडी हवाएं हैं वो भी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी मौसम काफी अच्छा जो है वो हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से जो बारिश हो रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो उत्तर भारत में बारिश हो रही है, खासतौर पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो इसमें किसानों को थोड़ा सा नुकसान जो है वो जरूर हुआ है, क्योंकि जो गेहूं की फसलें जो लहलहा रही थी 50 से 60 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं जो चल रही है उससे जो है फसलों को नुकसान जो है वो पहुंचा है। जो खड़ी फसलें हैं वो पूरी ढह चुकी है, उससे थोड़ा सा नुकसान हुई है। लेकिन जो अन्य फसलें हैं उसको थोड़ा सा फायदा जो है जरूर इस बारिश के चलते जो है वो हो रहे हैं, और जो आने वाली बारिश होगी उससे जो है तापमान में थोड़ा सा और गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर मौसम की अगर बात करें तो कहीं धूप कहीं छांव का माहौल है। जहां रबी के फसल खुश नजर आ रहे हैं, रबी के जो फसल हैं वो जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं मौसम के मार को झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य किसान इससे खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी चंद दिनों तक मौसम का इस तरीके का हाल बना रहने वाला है। राज्य में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। कैबिनेट के विस्तार से लेकर सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ धामी सरकार अपने कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, जनता तक तमाम उनके लिए किए गए कार्यों को लेकर पहुंच रही है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 4 साल को विफल बताते हुए विपक्ष भी मोर्चा संभाले हुए है। चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से ईशा ने हमें रूबरू कराया। बहुत शुक्रिया ईशा आपका। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और देहरादून से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया।